लिहाजा दुनिया में जिस चीज़ की ख्वाहिश की जा सकती है वो सारी की सारी इस शहर के अंदर जमा हो गई है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो जापान का कोई जवाब नहीं है, और उसके बाद अमेरिका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भी आपको काम स्टार्ट करते हैं तो ये याद रखें कि पहले वो ये है कि हम सब लोग एंटी प्रोग्रेस हो गए हैं। अगर सड़क बन रही हो तो हम उसके खिलाफ हैं। ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और मैं हूं आज इस वक्त इस्तांबुल में। तो आज इस वीडियो में हम आपको कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई जगह तो नहीं दिखाने वाले, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से हम अब बात करेंगे जो आप समझ लें ट्रैवलिंग यूनिवर्सिटी है, जो इब्ने बतूता हैं, पाकिस्तान के मार्को पोलो हैं। ठीक है जी। तो लकीली वो आज मेरे साथ हैं, मेरा उनके साथ ये थर्ड टूर है। तो आज उनसे जानेंगे, हम उनसे बातें करते हैं और उनसे जानेंगे सफ़र के बारे में। तो बगैर किसी देर की आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ज़बरदस्त बुहारी साहब। जी सर। तो सर आज आपसे ना रिलेटेड मैं कोई पॉलिटिकल या कोई हम वो नहीं करते, क्योंकि हम भी ट्रैवलिंग पे आए हुए हैं। ठीक है जी। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो काइंडली ये बताइएगा कि अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो आप मोर देन 80 कंट्रीज़ विज़िट कर चुके हैं। जी जी, इसमें कोई शक नहीं, माशाल्लाह अल्लाह का करम है जी। जी जी। तो क्वेश्चन ये, अगर मैं इन शॉर्ट आप बताएं कि ट्रैवलिंग है क्या या क्यों बेसिकली ज़रूरी है? ट्रैवलिंग जो है लर्निंग का एक बहुत बड़ा टूल है। जो 4 टूल्स है ना लर्निंग के, कि किताबें पढ़ें आप, एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप मिलें और उससे आप को लर्न करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस करें आप, उससे आप लर्न करते हैं। तो और सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कि आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रैवलिंग करना शुरू कर दें तो आप उससे सब कुछ सीख सकते हैं। यानी अगर आप कम पढ़े लिखे हैं कोई मसला नहीं, आपका तजर्बा नहीं कोई मसला नहीं, आपकी प्रोफेसरों या इंटेलेक्चुअल्स के साथ कोई रब्ता ताल्लुक़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ ट्रैवल कर लें तो आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना यूनिवर्सिटी की ज़रूरत, ना कॉलेज की ज़रूरत, ना किसी मेंटोर की, ना किसी उस्ताद की ज़रूरत, ना ही कोई ज़्यादा तजर्बात की ज़रूरत। सिर्फ़ और सिर्फ आप ट्रैवल कर लें, आप सब कुछ सीख जाते हैं। ठीक है सर। अच्छा, तो आप ये बताएं, आपने मोर देन 80 कंट्रीज़ जो विज़िट की हैं, उसमें से जो 2-3, मतलब एक मैं नहीं कहता, 2-3 जो बेस्ट आपको लगे हों और क्यों लगे हैं वो? देखिए, मुल्कों को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक मुल्क वो होता है जिसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, एक मुल्क वो होता है जिसकी हिस्ट्री होती है, एक वो मुल्क होता है जिसका कल्चर होता है, एक वो मुल्क होता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लिहाजा हम दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अगर तो आप तारीख़ के लिहाज से देखें तो ये टर्की बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, सीरिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, जॉर्डन बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, ओमान की अपनी एक हिस्ट्री है। जैसे यूरोप के अंदर बेशुमार मुल्क हैं जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ज़बरदस्त हैं। और अगर आप एनवायरनमेंट से देखें तो न्यूजीलैंड बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, स्विट्ज़रलैंड बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, एनवायरनमेंट क्लीन है। मैं फ़िजी गया, फ़िजी का बड़ा, कि जो पैसिफिक ओशन के जितने मुल्क हैं वो कमाल हैं हर लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से। कल्चरली अगर कल्चर के लिहाज से आप देखें, सकाफ़त के लिहाज से देखें तो फ्रांस बड़ा स्ट्रांग मुल्क है, स्पेन वो कल्चरली बड़ा स्ट्रांग मुल्क है, इसी तरह मोरक्को बड़ा स्ट्रांग है कल्चरली। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो जापान का कोई जवाब नहीं है, और उसके बाद अमेरिका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी 45,000 किलोमीटर लंबी उनकी हाईवे है। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। ब्रिजेज़ हैं, टनल्स हैं, समंदर के ऊपर जहाज़ चला दिए उन्होंने, फ़िज़ा के अंदर बड़े बड़े एयरशिप कैरियर्स चल रहे हैं, वो पेट्रोल एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में मुंतकिल किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर आप फ्लोरिडा चले जाएँ तो आप हैरान रह जाते हैं। आप डिज़नी वर्ल्ड देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कमाल है। लिहाजा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो अमेरिका सबसे बेहतरीन मुल्क है, उसके बाद जापान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से डेवलप हो रहा है, वो हैरान कुन है। तो वो आप मुल्कों को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग मुल्क है, कल्चर के लिहाज से अलग मुल्क है, और ये जो सकाफ़त है उसके लिहाज से अलग मुल्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अलग मुल्क है। तो लिहाजा आपका जिसमें इंटरेस्ट है मैं उसके हवाले से आपकी मदद कर सकता हूँ। वैसे तो मुझे सारी दुनिया अच्छी लगती है। अच्छा सर, और ये बताएं, हम तो इस टाइम तुर्की इस्तांबुल में हैं, जी, इसको इस्तांबुल। आप क्या रैंक देते हैं? इस्तांबुल दुनिया के 10 बेहतरीन शहरों में से एक शहर है। इस शहर के अंदर सब कुछ ही है, यानी आप जो डिमांड कर सकते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, वो सारी ख्वाहिशें इस शहर में जमा हो गई हैं। यहाँ पे देखें, बड़ा खूबसूरत 2 समंदर, उनके दरमियान एक खलीज, बासफोरस जिसको कहते हैं, जो उनको कनेक्ट कर रही है। ये दुनिया में ऐसे मुल्क ना होने के बराबर हैं।
इसकी हिस्ट्री देखें, 2000 साल की नाउन हिस्ट्री है इसकी, यानी आप ट्रैक करना शुरू करें तो नाउ। दूसरा, आप इस्लामिक हिस्ट्री को देखें, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ऑटोमन एम्पायर इस मुल्क के, इस शहर के अंदर बनी और वो उसी तरह 700 साल हुकूमत करते रहे इसके ऊपर। आप इसको आर्किटेक्चरल के लिहाज से देखें, आर्किटेक्चर इसका कमाल आर्किटेक्चर है वो देखें। खानों के लिहाज से देखें, शानदार हैं। ड्रेसिंग के लिहाज से देखें, वो है। इंटीरियर डेकोरेशन के लिहाज से देखें, सिविलाइजेशन के लिहाज से देखें, लोगों के लिहाज से देखें, पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग शहर है ये। लिहाजा दुनिया में जिस चीज़ की ख्वाहिश की जा सकती है वो सारी की सारी इस शहर के अंदर जमा हो गई है। इसकी डे लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी इवनिंग बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी नाइट लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है। जो दिन के अंदर सारे शेड्स हैं वो सारे के सारे शेड्स इस शहर में एक जगह पे जमा हो जाते हैं। दूसरा ये है कि दुनिया जहान के लोग आपको यहाँ मिल जाते हैं। शायद ही कोई दुनिया में न्यूयॉर्क के बाद कोई ऐसा शहर होगा जिसमें मैक्सिमम लोग आपको नज़र आते हैं, नेशनलिटीज़ नज़र आती हैं। यहाँ पे मंगोल नज़र आते हैं आपको, यहाँ पे चाइनीज़ नज़र आते हैं, यहाँ पे जापानीज़ नज़र आते हैं, यहाँ पे आपको यूरोपियन लोग बहुत नज़र आते हैं, अमेरिकन नज़र आते हैं, सब कॉन्टिनेंट के, इंडिया के, पाकिस्तान के लोग नज़र आते हैं। तो दुनिया में जितनी नेशनलिटीज़ हैं, आप अगर इस्तांबुल की गलियों में फिर रहे हो तो आपको सारे लोग नज़र आएंगे इस शहर के अंदर। तो सर यहाँ आप अपने अगर कंट्री की हम बात करें, पाकिस्तान की, मतलब क्या कुछ नहीं है ट्रैवलिंग से रिलेटेड? अगर मेरे ख्याल में 14 या 12 हाईएस्ट पीक्स में से 7 पाकिस्तान के पास हैं। डेजर्ट्स हमारे पास हैं, बीचेस हमारे पास हैं, थाउजेंड्स ऑफ लेक्स हैं, लेकिन टूरिज़्म में हमारा नहीं। उसमें बुखारी साहब ये है कि ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर होती हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क दिखाएं जिसमें पहाड़ ना हो, मुझे ऐसा मुल्क दिखा दें जिसके अंदर दरिया ना हो, झीलें ना हो, या समंदर चले। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं, बेशुमार ऐसे मुल्क होंगे जिनके पास कोई समंदर नहीं होगा। लेकिन मुझे कोई ऐसा मुल्क दिखा दें जिसके अंदर म्यूज़िक ना हो, जिसके अंदर दरगाहें ना हो, जिसके अंदर सेंट्स ना हो, जिसके अंदर सड़कें ना बनी हो, जिसके अंदर लोग खाना ना खाते हो, जिसके अंदर ड्रेसेस ना हो, जिसके अंदर खुशबुएँ ना हो। हर चीज़ दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है। लेकिन असल इशू ये है कि आप उसको कितना खूबसूरत बना लेते हैं, कितना उसको निखार लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है। पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, खेत भी हैं, लोग भी हैं, पुराने शहर भी हैं, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन भी है, सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने क्योंकि उसको खूबसूरत नहीं बनाया, लिहाजा हम उसको सेल नहीं कर पा रहे। और दूसरी दुनिया जो है वो सब उसको चीज़ों को खूबसूरत बना रही है और एक एंटरटेनमेंट क्रिएट कर रही है जिसकी बुनियाद पर लोग आ रहे हैं, उनके पास लोग खुश हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इस तरह टूरिज़्म तरक्की करे तो फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो मुझे महसूस होता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती वो ये है कि हम सब लोग एंटी प्रोग्रेस हो गए हैं। अगर सड़क बन रही हो तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं, अगर मेट्रो बन रही है तो उसके ख़िलाफ़ हैं, अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन शुरू हो रही है हम उसके ख़िलाफ़ हैं, अगर कोई एयरपोर्ट बन जाए तो हमें वो पसंद नहीं आता, हम कहते हैं कि इसको बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई PKLI जैसा अस्पताल बन जाए हम उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ट्रेन अगर सर्विस शुरू हो जाए तो हम ना बेसिकली एंटी प्रोग्रेस है। हम ना जब इंसान कोई या कोई सोसाइटी एंटी प्रोग्रेस हो जाती है तो फिर उसमें टूरिज़्म भी डेवलप नहीं होती। उसकी वजह ये टूरिज़्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और एक ख़ास किस्म की एक एस्थेटिक सेंस चाहिए होती है। जब आप एंटी प्रोग्रेस हो जाते हैं तो फिर ना आपकी एस्थेटिक्स डेवलप होती है, ना ही आपकी सोसाइटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ना ही आपको अच्छा खाना मिलता है, ना ही आपको अच्छे होटल मिलते हैं, ना ही आपको अच्छा म्यूज़िक मिलता है, ना ही आपको सोसाइटी में खुलापन मिलता है। तो ये ट्रेजेडी है। अगर हम चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं, हम आर्ट और कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहली बुनियाद उसकी ये है कि हमें अपनी सोसाइटी को खोलना पड़ेगा। हमें ज़रा थोड़ा सा प्रो एस्टैब्लिशमेंट होना पड़ेगा, प्रो डेवलपमेंट होना पड़ेगा। तो जब हम प्रो डेवलपमेंट नहीं है तो ज़ाहिर पे चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। ठीक हो गया। और थैंक यू सर, बट एट द एंड मैं अपने ये वीडियो यूट्यूब चैनल के लिए बना रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई टिप आप देना चाहें ओवरऑल? अगर हम ये देखेंगे किसी भी हम काम में आते हैं, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। देखिए, काम जो होता है ना उसके 20 साल का एक फार्मूला है, 5 5 5 + 5। ये एक फार्मूला है पूरी दुनिया में सब कामों के लिए कि जब भी आपको काम स्टार्ट करते हैं तो ये याद रखें कि पहले 5 साल आपको सिर्फ लर्निंग में लगते हैं। पहले 5 साल सिर्फ उस काम को सीखते हैं। अगले 5 साल वो काम आपको टेस्ट करता है कि आप वाकई को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप सीरियस भी हैं या नहीं सीरियस। अगर अगले 5 साल में काम को पता चल जाए कि आप वाकई सीरियस हैं तो फिर बुखारी साहब उससे अगले 5 साल में वो आपको पैसे देना शुरू कर देता है। जब आपके 15 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर सारे शहर को, सारी कम्युनिटी को पता चल जाता है कि आपको ये काम आता है।
15 साल मुकम्मल करने के बाद अगर आप उससे बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं तो फिर 15 से 20 साल के दरमियान आप उसमें से आप अपने आप को फिर इस्टेब्लिश करेंगे उसमें। लिहाजा कोई भी काम है, पहले 5 साल लर्निंग, अगले 5 साल वो काम आपको टेस्ट करेगा, उससे अगले 5 साल में आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी और उससे अगले 5 साल में आप फिर उससे खुशहाल होंगे या आपका नाम बनेगा। तो 20 साल का प्रोजेक्ट है, अगर तो आप जम गए इसमें तो आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो पहले 5 साल में ही भाग जाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच सर। मैं लेकिन एंड में एक चीज़ कन्फेस करना चाहूँगा, मेरा आपके साथ ये तीसरा टूर है। तो मैंने मैस कॉम किया था तो 13 से 15 मेरा सेशन था, ठीक है। वो मीडिया रिलेटेड फील्ड थी, तो तब से आपको मैंने कॉलम आपके पढ़ना शुरू किए। मैं दावे से तो नहीं कहता, लेकिन पिछले 13 से लेकर आज 2020 है, 7 सालों में शायद कोई कॉलम होगा जो मिस हुआ हो। तो उसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, रिलीजियस हो, ओवरऑल जनरल नॉलेज हो, मतलब एवरीथिंग। तो मैं मतलब किसी अपनी ज़िंदगी में मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, किसी टीचर से शायद इतना नहीं सीखा होगा जितना मैंने आपसे सीखा है। मुझसे नहीं, आपने ट्रैवल से ज़्यादा सीखा है, क्योंकि यार 3 हाल है। आपकी मेहरबानी है अगर आप इस तरह सोचते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ममनून हूँ आपका, आपकी मोहब्बत है, आप इस तरह सोचते हैं। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू सून इंशाल्लाह।